नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 किनशिप, कास्ट एंड क्लास, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को क्लास 12th को हिस्ट्री को लेकर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करवा चुका था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। दोस्तों, ये जो चैप्टर है थोड़ा ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों के लिए, क्योंकि अधिकतर बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं इस चैप्टर में। यहाँ पर किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको यहाँ सभी चीज़ें प्रोवाइड कराऊँ, एकेडमिक क्वेश्चन भी और एक कहानी के तरीके से भी, और चैप्टर की थीम भी कि इसमें बेसिकली हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने पहले से मैं आपसे लोगों से आग्रह, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको लगता है कि थोड़ी भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है, तो प्लीज़ एक कमेंट करके बता दीजिए कि ये वीडियो कैसे रही। अगर वीडियो में कोई कमी रही हो तो मुझे आप वो भी बता दीजिए, ताकि मैं आने वाली वीडियो में इस चीज़ को सुधार लूँ। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम बेसिकली आज के जो हमारे मुख्य टॉपिक होने वाले हैं वो महाभारत, बंधुता व विवाह, मैं सारी चीज़ आपको यहाँ कवर करवाऊंगा। पितृवंशिकता क्या होते हैं, विवाह के नियम, विवाह के 8 प्रकार, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, चांडाल, ये सभी टाइप के टॉपिक जो है मैं काफ़ी विस्तृत जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें, ताकि आपको एकेडमिक क्वेश्चन भी समझ आ सके और आपको कहानी रूप में भी समझ आ सके। देखिए दोस्तों, सेकंड और थर्ड और जो फोर्थ चैप्टर है, इसमें कॉमन चीज़ थी, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, ये रहा। तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था शुरू में कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कॉमन चीज़ है कि जो तीनों चैप्टरों का जो टाइम पीरियड है वो 600 BCE टू 600 कॉमन एरा तक, यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच है। यानी इन तीनों चैप्टरों में हमने 1200 साल का इतिहास देखा। सेकंड चैप्टर में हमने राजाओं, किसानों के या नगर टाउन के बारे में देखा, लेकिन फोर्थ चैप्टर में हमने धर्म के बारे में देखा। लेकिन आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये मैंने इसलिए लास्ट में वीडियो बनाई है ताकि मैं आपको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। जी हाँ दोस्तों, आपको ये वर्ड अच्छे से समझ लेना, आरंभिक समाज। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो आरंभिक समाज है, यानी जो शुरुआती जो समाज था, सोसाइटी जो थी, वो किस प्रकार से थी और उनमें क्या क्या पॉलिटिकल राइट थे, या स्त्री और पुरुषों के राइट हुआ करते थे, और वर्ण व्यवस्था सिस्टम क्या थी, कास्ट सिस्टम क्या था, क्योंकि उस हिसाब से ही आज हमारा जो समाज है वो वर्गीकृत हुआ है। आप जानते होंगे कि आज हमारे समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नामक कोई चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये यूपी, बिहार जैसे राज्यों में हमें थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। लेकिन जनरल, ओबीसी, SC ST के बारे में आपने सुना होगा। तो ये चीज़ें कैसे पैदा हुई, आपने कभी इसकी पड़ताल नहीं करी होगी, लेकिन मैं आज आपको कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रकार की चीज़ें बताऊं, एज अ कहानी भी और एकेडमिक तरीके से भी। तो दोस्तों, इस चीज़ में हम बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सेकेंड चैप्टर जो था, उसमें मैंने आपको बताया था कि भारतीय इतिहास के लिए 600 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड जो था वो काफ़ी मूल्यवान था, क्योंकि इस टाइम पीरियड में काफ़ी कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिले। और इसी के साथ साथ जो महाजनपदों का उदय था, उसके साथ साथ लिटरेचर की शुरुआत हुई। वैदिक काल तो चल ही रहा था उस समय। तो इससे क्या हुआ कि जो भारतीय समाज था, जो आरंभिक अर्ली सोसाइटी जो इंडियन थी, उसमें बहुत सारे हमें चेंजेस देखने को मिले। उसमें कुछ विषमताएं, विषमताओं का मतलब असमानता भी हमें देखने को मिली। ठीक है, जैसे जाति सिस्टम आ गई। अगर हम ऋग्वेद काल में देखें तो जाति सिस्टम वहाँ नहीं था, लेकिन अगर हम 600 ईसा पूर्व के बाद का जो टाइम देखे उसमें जाति सिस्टम रहा है। तो दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन बताता हूं, जो हर बार हम पढ़ते हैं पहली वीडियो में या पहले टॉपिक, वो है आरंभिक समाज को जानने के स्रोत। देखिए दोस्तों, कोई भी जब वीडियो बनती है हिस्ट्री में, सॉरी, कोई भी जब टॉपिक शुरू किया जाता है तो उस समय में सबसे पहले स्रोतों को देखना होता है कि सोर्सेस क्या है हमारे पास जानने के लिए। तो बेसिकली इस वीडियो को जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस हैं चैप्टर को जानने के लिए। पहला है धर्मशास्त्र व धर्मसूत्र, मनुस्मृति, महाभारत, अभिलेख, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ इत्यादि वगैरह।
जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि स्रोत कई टाइप के होते हैं। एक तो लिटरेचर होता है और दूसरा होता है आर्कोलॉजिकल। ठीक है, अब इस समय जो अधिकतर जो स्रोत लिखे गए थे वो ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए थे संस्कृत में। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा जो चैप्टर चलने वाला है वो चलने वाला है महाभारत के ऊपर। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, बच्चे घबराए ना, क्योंकि जब वो सोचते हैं महाभारत के बारे में सुनते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ पर हमें महाभारत के बारे में कुछ पढ़ना होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमें महाभारत के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना, लेकिन बस उसका एक छोटा तो नहीं लेकिन काफ़ी बड़ा सा रेफरेंस दिया है कि महाभारत में जो हमारा समाज था वो सभी बातें हमें महाभारत में देखने को मिलती है। और आपको पता भी होगा कि जो भारत की जो एपिक है दो हैं, यानी महाकाव्य हैं, एक तो महाभारत, दूसरा रामायण। तो शुरू करने से पहले मैं आपको महाभारत की जानकारी दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपका एक एकेडमिक क्वेश्चन आ जाता है। तो इस वीडियो में तो बेसिकली मैं आपको कहानियाँ किससे या पूरा चैप्टर कवर कराऊंगा, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो बनेगी इसी चैप्टर के ऊपर वो भी आपको जरूर देखने है, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ 2017 2019 इन दोनों सालों में बोर्ड में 8 मार्क्स के क्वेश्चन इसी चैप्टर से आए थे, जो बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। तो वो किस टाइप के क्वेश्चन थे वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको यहाँ पूरा चैप्टर कवर करवाने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हमारे इसमें पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं आपको जैसा कि बताया कि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें महाभारत को समझना होगा। तो पहले हम महाभारत को समझते हैं कि महाभारत क्या है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे पॉइंटों के हिसाब से आपको महाभारत को समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि एकेडमिक क्वेश्चन आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहली भाषा देखिए, महाभारत की जो मूल भाषा है या जो संस्कृत ग्रंथ, जो ब्राह्मण ग्रंथ इस समय लिखे गए थे, उन सभी की जो अधिकतर जो भाषा थी वो संस्कृत थी। और जो बौद्ध ग्रंथ जो इस समय लिखे जा रहे थे समकालीन समय में, उनकी भाषा पाली थी। जो जैन ग्रंथ जो लिखे जा रहे थे उस समय इनकी भाषा प्राकृत थी। तो आपको ये चीज़ें इसलिए ध्यान रखें क्योंकि 1 मार्क्स में कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ थे वो किस भाषा में लिखे गए थे, वो तो संस्कृत भाषा। तो महाभारत भी जो लिखा गया था वो थी संस्कृत भाषा। उसके बाद दूसरा पॉइंट, इसके रचयिता कौन है। रचयिता माने इसके ऑथर कौन है। देखिए दोस्तों, रचयिता को लेकर काफ़ी एक वाद विवाद टाइप सा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि महाभारत के जो मूल रचयिता है वो ऋषि वेद व्यास है, लेकिन परंपरा के अकॉर्डिंग भाट सारथी जो चैरियोटर हुआ करते थे, जिनको सूत कहा जाता था। ठीक है, ये चैरियोटर कौन होते, सारथी कौन होते, मैंने आपको बताया था। सारथी वह लोग होते थे जो राजा के साथ युद्ध में जाया करते, जो उनका रथ चलाया करते थे। ठीक है दोस्तों, तो इनको क्या होता था कि ये जो भी घटनाएं होती थी तो ये घटनाएं अपने आने वाले वंशजों को बताते थे, अपने बच्चों को बताते थे, फिर वो उनके बच्चे उनको बताते थे अपने बच्चों को, फिर वो बच्चे आगे बताते थे। तो इस तरीके से जो ट्रेडिशन चल रहा था ना, पिता से पुत्र, पुत्र से पौत्र, ये जो ट्रेडिशन था मौखिक कहानियों का, ये धीरे धीरे चलता गया। लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास, 500 ईसा पूर्व के आसपास महाभारत को ब्राह्मणों ने संकलित रूप दे दिया। ठीक है, उसके बाद महाभारत में क्या है, देखिए दोस्तों, वैसे तो आप जानते हो कि महाभारत के अंदर जो बेसिकली जो कहानी है वो कौरवों और पांडवों का जो एक सत्ता को लेकर जो संघर्ष था, ठीक है, वो है। लेकिन आपको पता होगा कि जो हिंदुओं की जो पवित्र ग्रंथ भगवत गीता है वो भी महाभारत के अंदर ही सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद महाभारत की कथा आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। देखिए, पांडवों और कौरवों के बीच आपको जानते होंगे कि पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। और जो कौरवों में सबसे बड़ा था वो था दुर्योधन, और पांडवों में युधिष्ठिर। ठीक है, आपको बेसिक जानकारी रखनी है महाभारत की, ऐसा नहीं आपको डिटेल में जाना है। उसके बाद एक जनपद था कुरु। ठीक है, मैंने आपको 16 महाजनपद के बारे में बताया था पिछली वीडियो में। तो इनमें से एक जनपद था कुरु। तो वहाँ पर सत्ता और संपत्ति को लेकर आपको ध्यान रखना, प्रॉपर्टी को लेकर दो भाइयों के बीच एक संघर्ष जो था उसी को हम महाभारत के नाम से जानते हैं। इसके बाद इस युद्ध में पांडव विजय हुए, और उसके बाद क्या हुआ, यदि आप महाभारत के बारे में डिटेल में जानते तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो आपको यहाँ कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाभारत से यहाँ पर कोई भी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। मैंने आपको बताया कि इस बुक में केवल महाभारत का एक रेफरेंस लिया गया, ना कि कोई कहानी पूछी गई है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। महाभारत की शाखाएं, जी हाँ दोस्तों, महाभारत जो ग्रंथ है, ठीक है, उसकी जो ब्रांचेस है, शाखाएं माने ब्रांचेस, वो दो है। एक तो आख्यान, देखिए महाभारत के दो हिस्से, एक आख्यान, आख्यान में हमें कौरव पांडवों तथा अन्य कहानियों का वर्णन मिलता है, और एक आता है
उपदेशात्मक। आपको यहाँ पर एक मतलब याद रखना कि उपदेश का मीनिंग क्या होता है। उपदेश का मतलब होता है शिक्षा देना, ठीक है। तो शिक्षा देने में आपको पता होगा कि जो भगवत गीता का जो पाठ है वो महाभारत के अंदर ही संकलित किया जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को ज्ञान जो दिया था उसको उपदेश ही कहा जाता है। तो आप पे एकेडमिक क्वेश्चन आ सकता है कि उपदेश का अर्थ यहाँ पर किस प्रकार से लिया गया है, ठीक है। तो ये था महाभारत के ऊपर एक छोटा सा एकेडमिक क्वेश्चन। यहाँ कभी ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं आता, 3 या 8 में डबल क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस वीडियो का या इस चैप्टर का, तो इसी पे हमारा पूरा चैप्टर चलने वाला है। वह है बंधुत्व तथा विवाह, किनशिप, मैरिज, कास्ट एंड सिस्टम। देखिए दोस्तों, पहले बात इस वीडियो को इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बंधुता का मीनिंग क्या होता है या बंधुत्व का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। वैसे अगर मैं आपको शॉर्ट में क्लियर करूँ, बंधुत्व का मीनिंग या ब्रदरहुड, फैमिली या परिवार से होता है, ठीक है। जो पारिवारिक सिस्टम जो था महाभारत में या समकालीन समाज में 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच, उसी चीज़ को बंधुत्व या किनशिप के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली आप इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि उस समय परिवार कैसे हुआ करते थे, क्या नियम हुआ करते थे, विवाह किस प्रकार से हुआ करते थे, ये सभी की सभी बातें आप इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सबसे पहले हम यूँ समझेंगे कि कुल क्या होता है, यानी फैमिली क्या होती है। मैं आपको यहाँ पर एक स्पष्ट कर देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन है कि परिवार क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कुल क्या होता है, ठीक है। इंग्लिश में भी इसको कुल ही यूज़ किया गया है इस वर्ड को। तो कुल एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ होता है परिवार, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपको डिफाइन करना होगा कुल का मीनिंग क्या होता है। तो कुल का या परिवार का जो मीनिंग होता है वो साधारण रूप से देखिए क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है। एक समूह होता है जिसमें बच्चे होते हैं और पति और पत्नी होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, परिवार कहते हैं, ठीक है। परिवार, फैमिली और कुल, ये तीनों चीज़ें एक ही होती है। फिर रिलेशन क्या होते हैं, ठीक है, यानी बंधुता क्या होती है। तो पारिवारिक रिश्ते दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक जिसको हम नैसर्गिक भी कहते हैं एक वर्ड में, क्योंकि जो वर्ड यूज हुआ है ना वो नैसर्गिक वर्ड यूज हुआ है, इसको हम नेचुरल भी कहते हैं। और एक होता है हमारा ब्लड रिलेशन, ठीक है, रक्त संबंधित नियम रिश्ता। देखिए दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए प्राकृतिक जो रिश्ता होता है, जैसे मान लीजिए आप और मैं, हम एक स्टूडेंट और टीचर हैं, एक दोस्त का रिश्ता, ठीक है, या सास ससुर का रिश्ता, ये होता है प्राकृतिक रिश्ते जो बने जाते हैं। एक होते हैं रक्त संबंधित यानी ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में क्या होता है, जैसे मम्मी पापा, भाई बहन, इन सबका आपस में खून का रिश्ता होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आएगा। आपको 3 टर्म याद रखनी है यहाँ पर, बंधुता के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला है कुल। कुल का जो एक संस्कृत टर्म है जिसके लिए हमें परिवार यूज किया गया है। और परिवार क्या होता है, एक समूह होता है, उसमें बच्चे, पति पत्नी वगैरह शामिल होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो रिश्ते होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरा खून का रिश्ता। उसके बाद एक जाति का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि जाति भी आप काफी बार सुनते होंगे। कास्ट क्या होती है, देखिए जाति जो वर्ड यूज किया जाता है बेसिकली परिवार के एक बड़े हिस्से के लिए यूज किया जाता है। एक लार्ज स्केल पे जब वो परिवार एक्सपेंड या फैमिली एक्सपेंड हो जाती है तो उसके लिए जाति का शब्द यूज किया जाता है। जातियों के बारे में हम काफ़ी विस्तृत जानकारी देंगे आपको अब इसी वीडियो में आगे, कि जातियों का कॉन्सेप्ट असल में आया कैसे, या जाति सिस्टम जो आया कैसे, जो आज तक भारतीय समाज में समाई हुई है और उसको निकालना भारतीय समाज से बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है, ठीक है। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन अपने शुरू करते हैं। अब धीरे धीरे हम चैप्टर में विस्तृत जानकारी लेते जा रहे हैं। आप सभी बच्चे इस बात को ध्यान से याद रखना, और नोट्स में आपको पीडीएफ में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद अब हम समझते हैं कि पारिवारिक सिस्टम, मैंने आपको बताया परिवार कैसे होते थे। देखिए दोस्तों, आज अगर हम अपना परिवार देखें तो आज हमारे परिवार में पिता की डोमिनेंस होती है या पुरुष की मेन डोमिनेंस होती है, ठीक है। तो इसी चीज से ये चीजें कैसे उत्पन्न हुई हमें जानना होगा कि आज हमारे परिवार में पिता की जो डोमिनेंस होती है, पितृसत्ता होती है, ये चीजें कैसे उत्पन्न हुई। क्योंकि इसका एक सीधा सा कारण है कि जो हमारा प्राचीन समाज जो था, वो जो हमारा अर्ली सोसाइटी जो थी, उसमें भी ये चीजें हमें देखने को मिली थी। क्योंकि उस समय थी पितृवंशिकता, क्योंकि मैं आपको बता दूं उस समय ब्राह्मणों की डोमिनेंस थी। अधिकतर जो ग्रंथ लिखे गए थे वो ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए थे, और कहीं ना कहीं उस समय पूरी सोसाइटी पर समाज पर जो एकाधिकार था वो ब्राह्मणों का था। तो इसलिए ब्राह्मणीय नियम वहां पर ज्यादा फॉलो किए जाते। तो ब्राह्मण फॉलो करते थे पितृवंशिकता को, ठीक है। इसको इंग्लिश में पैट्रिलिनी बोलते हैं।
पितृवंशिकता का अर्थ यहाँ पर किससे है कि पितृवंशिकता का अर्थ होता है वह परंपरा जो पितृ से पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र तक चलती है। ठीक है, इसका मतलब आप समझोगे कि जो डोमिनेंस है, जो पावर जो है वो पिता के पास होते हैं, फिर उसके बेटे के पास, फिर उसके बेटे के पास, फिर पोते के पास, और ये धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी एक बातें चलती रहती है। और इसमें क्या होता है कि जब अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो स्पेशल जो राइट मिलता है वो बेटों को मिलता है, ना कि बेटियों को। ठीक है, आपको इस चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ ये भी कंपेयर करना है कि उस समय की सोसाइटी भारतीय कैसे थी और आज का जो हमारा भारतीय समाज है वो कैसा है। देखिए, मैंने आपको बताया कि उस समय 600 ईसा पूर्व के आसपास स्त्रियों को किसी भी टाइप का कोई राइट नहीं था प्रॉपर्टी के अंदर, लेकिन आज जो हमारा भारतीय संविधान है वो राइट देता है स्त्रियों को। लेकिन फिर भी उस राइट का इस्तेमाल हर कोई तो नहीं करता, क्योंकि आज भी आप जानते होंगे कि अधिकतर जो संपत्ति दी जाती है पिता की वो बेटे को ही प्राप्त होती है। लेकिन आपको इसमें भी एक बात ध्यान रखनी है कि सभी बेटों को समान प्राप्त नहीं होती। इसमें जो बड़ा बेटा होता है उसको कुछ खास अधिकार दिए जाते हैं, जैसे राज सिंहासन। आपको याद होगा जैसे रामायण में आपने देखा होगा दशरथ के 4 पुत्र थे, महाराजा दशरथ के 4 पुत्र थे, लेकिन जो राजपाट जो मिलने की बात है वो किसको मिला, भगवान श्री राम को। हालांकि वो भरत राम को लेकर काफी डिस्प्यूट रहा है महाभारत में, सॉरी रामायण में, वो एक बात अलग है। लेकिन मेरे कहने का अर्थ यहाँ पर केवल इतना था कि जो बड़ा बेटा होता है, ठीक है, उसको ज्यादा यहाँ पर राइट दिए जाते हैं। तो इसी चीज को हम कहते हैं पितृवंशिकता या पैट्रिलिनी। उसके बाद आते हैं पितृवंशिकता में भिन्नता। देखिए दोस्तों, ऐसा हर बार नहीं होता। यदि मान लीजिए किसी पिता के पास उसके बेटे नहीं है तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इसका भी एक बहुत ज़्यादा सरल उदाहरण है कि इस कंडीशन में क्या होता है। यदि मान लीजिए किसी पुरुष के पास उसके बेटे नहीं है तो वो सारी संपत्ति उसके भाई के पास चली जाती है। जो कानूनी अधिकार है, जो राजनीतिक अधिकार है, वो उसके भाई के पास चले जाते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा यहाँ बताऊँ, शायद आपने बाहुबली को अगर देखा होगा तो वो कहानी भी लगभग इसी टाइप का एक बहुत अच्छे तरीके से उदाहरण है। ठीक है, वहाँ भी यही होता है कि छोटा भाई शासन चलाने के योग्य नहीं होता और फिर वो जो शासन व्यवस्था है वो किसी छोटे भाई के पास, बड़ा भाई शासन चलाने योग्य नहीं होता और शासन व्यवस्था छोटे भाई के पास चली जाती है। और यही कहानी महाभारत की भी है। महाभारत में अगर आप जानते होंगे जो दुर्योधन के पिता थे, ठीक है, वो अंधे थे। ठीक है, तो शासन वो अच्छे से चला नहीं पाए, तो जो सत्ता जो थी वो पांडु के पास चली गई। पांडवों के पिता, लेकिन पांडु कम आयु में क्या हो गए, उनकी डेथ हो गई थी। तो इसी चीज को लेकर के शासन व्यवस्था किसके हाथ में आएगी, दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच, पांडव और कौरव के बीच संकट चलता रहा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मातृवंशिकता, मैट्रिलिनी। देखिए, अगर हम आपको भारतीय समाज की अगर बात करूं तो ये जो चीजें हैं या मातृवंशिकता भारतीय समाज में हमें बहुत कम पाई जाती है, अगर पाई भी जाते तो नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो मातृवंशिकता क्या होती है कि जो परंपरा माता से जुड़ी होती है, जैसे राइट किसके पास होते हैं, माता के पास होते हैं। हालांकि ऐसे हमने किससे बहुत कम सुने हैं। मैं आपको बताता हूँ कि असम में एक जाति है खासी जाति, ठीक है, वहां चलती है मातृसत्ता। मातृसत्ता में क्या होता है कि वो सत्ता बेटियों के पास जाती है। अगर मैं अधिकतर समाज की बात करूं तो भारत में ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट है वो है विवाह के नियम। देखिए दोस्तों, उस समय विवाह के 4 नियम थे, आप इन सभी को याद कर लेना। एक होता है अंतर्विवाह। अंतर्विवाह में क्या होता था, क्योंकि ब्राह्मणों में गोत्र का बहुत मायने रखता है, तो अंतर्विवाह होता था गोत्र, स्थान या जाति। जब कोई व्यक्ति गोत्र, स्थान यानी एक ही जगह पे, एक जाति यानी एक ही जाति के भीतर शादी करते थे उसे अंतर्विवाह कहते थे। तो ब्राह्मण इस चीज को फॉलो नहीं करते थे। एक होता था बाहिर विवाह। इस विवाह को सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती थी। बाहिर विवाह में क्या होता था कि जो वैवाहिक संबंध जो होते थे या जो मैरिज जो होते थे वो गोत्र से बाहर होती थी या स्थान से बाहर होती थी या जाति से बाहर होती थी। अब कंपेयर करें कि आज के दौर में कैसे शादियां होती है। फिर एक शादी होती है बहुपति। इसमें क्या होता है कि एक से ज्यादा पति होते हैं। द्रौपदी इसका अच्छा उदाहरण है, 5 पति थे। एक होता है बहुपत्नी, इसमें क्या होता है एक से अधिक पत्नियां। तो ये परंपरा तो भारत में रही है। कोई भी राजा ले लीजिए इतिहास में आप, उनकी एक से ज़्यादा ही पत्नियां हमेशा आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद ये होते हैं विवाह के नियम। अब इसी के प्रकार से चलते हैं विवाह के 8 प्रकार। दोस्तों, इन 8 प्रकार के जो विवाह, देखिए ब्राह्मणीय नियमों के साथ अनुसार 8 टाइप के मैरिज होती थी। ठीक है, जिसमें से ब्राह्मण 4 को अच्छा मानते थे और 4 को बुरा मानते थे। जो ऊपर आपकी जो अभी आपके स्क्रीन के सामने है, उत्तम विवाह,
उनको ब्राह्मण अच्छा मानते थे, जबकि 4 विवाह को निंदनीय यानी गलत मानते थे। तो ये 4 विवाह का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है और कौन कौन से विवाह इसको देखते हैं? तो 4 विवाह का जो हमें 8 प्रकार के जो विवाह का जो हमें वर्णन है वो मिलता है हमें धर्मशास्त्र व धर्म सूत्र। अब धर्मशास्त्र व धर्म सूत्र क्या, मैं इसकी जानकारी दे चुका हूँ। ये ब्राह्मणीय ग्रंथ है जिसमें समाज के बारे में काफ़ी कुछ विस्तृत जानकारी दी गई थी। तो फर्स्ट जो इसमें विवाह है वो है ब्रह्म विवाह। अलग गोत्र में दहेज के साथ विवाह करना, इसे कहते हैं ब्रह्म विवाह। एक होता है देव विवाह, भेंट द्वारा विवाह, ठीक है। उसके बाद आर्ष विवाह, लड़की के पिता लड़की को गाय व बैल भेंट करते हैं। एक होता है प्रजापति विवाह, बिना दहेज के विवाह। तो ये चारों टाइप की जो मैरिज है आज भी होती है, हालांकि इनको इस टाइप का वर्ड यूज नहीं होता, लेकिन ये उस समय की जो शादियां थी आज भी हमें देखने को मिल जाती है अलग अलग रूपों में। तो अब आते हैं अगले 4 विवाह कौन से, ये भी समाज में होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण फॉलो नहीं करते थे वो समाज में होता नहीं था, होता था, लेकिन ब्राह्मण इन चीज़ों को गलत माना करते थे। वो है निंदनीय विवाह, ठीक है। अब मतलब गलत, जो ब्राह्मण इनके अगेंस्ट थे। पहला था गंधर्व विवाह। देखिए गंधर्व विवाह आप अच्छे से जानते होंगे, लव मैरिज, ठीक है। आज के समय पे उपयोग हो सकता है, लेकिन पहले के समाज में गंधर्व विवाह या लव मैरिज को मान्यता प्राप्त नहीं थी। फिर आता है असुर विवाह, पैसे से खरीद कर विवाह करना। ये घटना भी हम आए दिन देखते रहते हैं, या फिल्मों में देखते रहते हैं, या हम अखबारों में ये चीज़ें पढ़ते रहते हैं। एक होता है राक्षस विवाह, लड़की का अपहरण यानी उसको अगवा करके कुछ खिला पिलाकर, तो ये विवाह भी आज हम देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक होता है पिशाच विवाह, इसमें क्या होता है कि लड़की को कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया जाता है और उसके साथ जबरदस्ती शादी कर ली जाती है। तो ब्राह्मण इन्हीं चीज़ों, इन 4 विवाह को गलत मानते थे, जबकि जो ऊपर वाले 4 विवाह थे, देव विवाह, ब्रह्म विवाह, उनको हमेशा अच्छा माना जाता था। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। तो आपको बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि जो अर्ली सोसाइटी थी उसमें विवाह के नियम, पारिवारिक सिस्टम, प्रॉपर्टी राइट, ये सब कैसे थे, मैंने आपको ये अभी तक बताया, ठीक है। उसके बाद गोत्र सिस्टम क्या था? देखिए उस समय मैंने आपको शुरू में बताया कि ब्राह्मणों का दबदबा था, तो ब्राह्मणों में गोत्र सिस्टम होता था। अब गोत्र क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज कहलाते थे। देखिए क्या होता था कि जो उस समय महान जो ऋषि हुआ करते थे, जैसे भारद्वाज, ऋषि गौतम, विश्वामित्र, इस टाइप के कुछ महान जो ऋषि हुआ करते थे, और भी ऋषि थे, तो इनके जो वंशज जो कहलाए, ठीक है, वो आने वाले समय पे उनका एक फैमिली ट्री बन गया, और इसी चीज़ को क्या बोला गया, गोत्र बोला गया। तो आपको ध्यान रखना है, जो प्रत्येक गोत्र जो होता था वो किसी न किसी एक ऋषि के नाम पर होता था। तो गोत्र के 2 नियम होते हैं, आपको ध्यान रखना है। गोत्र के 2 नियम होते हैं, 2 से आप ज़्यादा मत लिखना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है गोत्र क्या होता है, गोत्र के 2 नियम कौन से। तो गोत्र के 2 नियम होते हैं। पहला, विवाह के पूर्व पिता और विवाह के बाद पति का गोत्र, ठीक है। देखिए आप जानते हैं कि जो स्त्रियां होती है, मैंने आपको एक हेडिंग दी है स्त्री का गोत्र। जो फीमेल होती है वो विवाह से पहले अपने पिता का गोत्र लगाती है और शादी के बाद अपने पति का गोत्र लगाना होता है, ये आप जानते हैं। और गोत्र को अधिकतर जो लोग हैं 90% लोग सरनेम के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो नियम कहता है वो कहता है कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, आज भी जो हिंदू मान्यता वाले जो लोग हैं, जो हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले हैं, वो आज भी अपने सेम गोत्र में शादी कभी भी नहीं करते। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उस समय ऐसी शादियां होती नहीं थी, होती थी, आज भी होती है, लेकिन हिंदू मान्यता के अनुसार या ब्राह्मणी नियमों के अनुसार सेम विवाह गोत्र में विवाह करना अच्छा नहीं माना जाता था। तो अगर गोत्र से संबंधित क्वेश्चन है तो आपको इस तरीके से लिखना है। अब हम सबसे मूल्यवान क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो है हमारा वर्ण व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, आज अगर आपने देखा होगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, या कास्ट सिस्टम में सारी चीज़ें कैसे उत्पन्न हुई, तो इसको समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था को समझना होगा। तो वर्ण व्यवस्था में हमने क्या देखा, बेसिकली क्या हुआ कि जो वर्ण व्यवस्था का हमें सबसे पहली बात वर्णन कैसे मिलता है। मैंने आपको दूसरे चैप्टर में वैदिक काल के बारे में बताया था। वैदिक काल और हिंदू धर्म में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। वैदिक लोग हिंदू लोग थे या हिंदू लोग ही वैदिक लोग थे, आप किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हैं। देखिए जो दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है, ये जो वैदिक धर्म का सबसे मूल्यवान ग्रंथ है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का जो 10वां अध्याय है पुरुष सूक्त,
ठीक है, उसमें सबसे पहली बार हमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। तो वर्ण व्यवस्था को उन्होंने एक देवीय व्यवस्था कहा है। देवीय व्यवस्था का मतलब यहाँ ऐसा माना जाता है कि जो देव यानी ब्रह्मा जो जी थे, ठीक है, वहाँ पर हमें ये वर्ण व्यवस्था का उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। एक सेकंड, सॉरी यार, सही, ठीक है। तो ऐसा माना गया कि जो वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा से हुई है। अब वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति किस टाइप से हुई है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ब्राह्मण ब्रह्मा के सर से या मस्तिष्क से उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय भुजा यानी आम से उत्पन्न हुए हैं, वैश्य थाई से यानी जंघा से उत्पन्न हुए हैं, और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि जो शूद्र है वो पैरों से उत्पन्न हुए हैं, तो मतलब उसमें कोई बुराई थी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सृष्टि की निर्माण की बात हुई थी। अगर मैं आपको स्पष्ट करूँ, ऋग्वेद में जो पुरुष युक्त हमें 10वें अध्याय में मिलता है, वहाँ पर ब्रह्मा जी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि दुनिया की रचना कैसे हुई। यहाँ पर शूद्रों के साथ साथ पैरों से पृथ्वी की उत्पत्ति भी हुई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ हम केवल वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें जानकारी वर्ण व्यवस्था के बारे में ही होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, आज जो जाति व्यवस्था है, जो कास्ट सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं योगदान वर्ण व्यवस्था का है। लेकिन मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ, ये मेरा अपना एक पर्सनल व्यू है। देखिए, मैं आपको कहूँ, आपको यहाँ ठीक से समझना होगा कि वर्ण व्यवस्था पूर्णतः गलत नहीं थी, ठीक है। गलत थी तो इसको लागू करने वाले लोग, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था इसलिए गलत नहीं थी कि कभी भी वैदिक ग्रंथ ये नहीं कहते कि वर्ण जो सिस्टम था वो जन्म आधारित था, जबकि वैदिक काल में ये जो व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी। जैसे मान लीजिए आप पढ़े लिखे लोग हैं, या आपका पढ़ने में और पढ़ाने में इंटरेस्ट है, तो आप टीचर बनेंगे यानी आप ब्राह्मण बनेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मणों का काम क्या था, पढ़ाना था, वेद पढ़ना था और पढ़ाना था। दूसरा, अगर आप योद्धा वर्ग है, आपको लड़ाई पसंद है, झगड़े पसंद है, यानी मतलब कहने मतलब आप योद्धा वर्ग बनना चाहते हो, तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो व्यवस्था जो थी वो कर्म आधारित थी, ना कि जन्म आधारित। तो फिर अब क्वेश्चन आता है कि व्यवस्था बाय बर्थ हुई कैसे। देखिए दोस्तों, कानून बनाना तो आसान होता है, लेकिन उसको लागू करना मुश्किल होता है, ठीक है। इसी तरीके से वर्ण व्यवस्था जब बनाई गई थी, तो उसका उद्देश्य ये था कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार कर्म करेगा, और उसी तरीके से समाज हमारा आगे बढ़ेगा। जैसे आज भी होता है, अगर कोई बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाता है, तो साइंटिस्ट, डॉक्टर या कुछ और बन सकता है, ठीक है। जो नहीं पढ़ते वो उस कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। तो वर्ण व्यवस्था वेदों के अनुसार गलत नहीं थी, लेकिन गलत इसको किसने बनाया, कुछ खास लोगों ने। जैसे उस समय ब्राह्मणों की डोमिनेंस थी, तो कह सकते हैं कि ब्राह्मणों ने क्या करा, वर्ण व्यवस्था को अपने अकॉर्डिंग चलाया, ठीक है। तो यहाँ से वर्ण व्यवस्था में थोड़ा डिफॉल्ट आना शुरू हो गए, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि 4 वर्णों की जीविका। जीविका का मतलब है कि ये 4 जो वर्ण थे उनके कार्य क्या थे, ठीक है। यहाँ पर आपका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, 4 वर्णों की जीविका क्या थी, ठीक है। ब्राह्मण जो थे उस समय शिक्षा देना, यज्ञ करवाना, दान देना और दान लेना होता था। क्षत्रियों का जो काम था युद्ध करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, दान देना होता था। वैश्यों का सिर्फ 2 काम थे, कृषि, पशुपालन, वेद पढ़ना। और शूद्रों का सिर्फ केवल एक ही काम था कि वह तीनों वर्गों की सेवा करेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ एक बार फिर रिपीट करता हूँ, वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं थी, वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। लेकिन बाद में इसमें मॉडिफाई करके कुछ लालची और लोगों ने इसको मॉडिफाई करके बाय बर्थ कर दिया। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय और शूद्र का बेटा शूद्र। जब से ये सिस्टम लागू हुआ, तो उस समय से भारतीय समाज जो था वो धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा, और आज भी हमें यही चीज़ें देखने को मिल रही है। जो समाज का जो निम्न वर्ग था, शूद्र वर्ग जो था, आज वो SC ST में विभाजित है। जो वैश्य वर्ग था वो OBC में विभाजित है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ग है वो आज जनरल में विभाजित है। इसलिए जो शूद्र वर्ग है यानी SC ST वर्ग जो था, उनको स्पेशल राइट यानी आरक्षण दिया जाता है। और ये बहुत अच्छी बात भी आरक्षण देना, क्योंकि इन लोगों ने हजारों सालों से, लगभग 2 या 3 हजार साल से लगभग समाज के उच्च वर्ग का उत्पीड़न सहा है। तो आज के दौर में इनको आरक्षण देना काफ़ी मूल्यवान है। लेकिन आरक्षण के पक्ष में भी एक तर्क हो सकता है और विपक्ष में भी। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत ये कहता है कि आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर नहीं, ठीक है, आर्थिक आधार पर तो होना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन आरक्षण का लाभ
उसे मिलना चाहिए, सॉरी, उसे मिलना चाहिए जो उसके काबिल है, ठीक है, या जो उसका यूज़ कर रहा है। जैसे यदि मान लीजिए मैं भी खुद एक क्या बोलते हैं, एक सेकंड, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आरक्षण का जो लाभ प्राप्त कर चुके हैं तो उनको क्या होना चाहिए कि उनका आरक्षण बाद में स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि वो लोग अपना आरक्षण का लाभ ले चुके हैं। जैसे मान लीजिए कोई एसटी है या एससी है, यदि वो पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है तो मेरा व्यक्तिगत मत ये कहता है कि उसको आरक्षण उसके बाद त्याग देना चाहिए या उसको खत्म कर देना चाहिए, ताकि आने वाले समय पे अच्छे तरीके से आरक्षण खत्म हो जाए धीरे धीरे, जब समाज का अच्छे से विकास हो जाए। लेकिन सच तो ये है कि आरक्षण कभी भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि आरक्षण घटने की बजाय सबको दिया जा रहा है। आप जानते होंगे, आप 10% जो आरक्षण है, जो इकोनॉमिकल रूप से वीक है, ब्राह्मण, सॉरी, जर्नल, उनको भी आरक्षण दिया जा रहा है। चलिए छोड़िए इस बात को, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था को पालन में लाने का तरीका। ठीक है, को है वैसे, वो आप ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि वर्ण व्यवस्था कैसे थी, कैसे आई, ये सारा सिस्टम बताया। लेकिन अब हमारा मेन क्वेश्चन है कि असल में अब वर्ण व्यवस्था को तो उन्होंने बना दिया, लेकिन उसको इन्फोर्स कैसे किया जाए, यानी उसको लागू कैसे किया जाए। तो इसके लिए ब्राह्मणों ने या क्षत्रियों ने 3 स्ट्रेटजी अपनाई। तो उसमें पहली थी कि देवीय व्यवस्था, यानी इन्होंने कहा कि लोगों में एक प्रचार ये कर दिया कि जो वर्ण व्यवस्था है वो एक देवीय व्यवस्था है, यानी वो ब्राह्मणों के द्वारा नहीं बल्कि वो भगवान के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, और आपका जिस वर्ण में जन्म होता है ये भगवान ने तय किया है। तो लोगों के मन में एक डर होता था, ठीक है, और लोगों ने चीज़ को मान भी लिया। दूसरा था शासक वर्ग। देखिए जो रूलर होता था वो क्या करता था कि वर्ण व्यवस्था को इन्फोर्स करवाता था। यदि मान लीजिए कोई वर्ण व्यवस्था का ठीक से पालन नहीं करता था तो राजा वर्ग उसे सजा दिया करते, तो ये लोगों में एक डर का माहौल से बना रहता था। तीसरा था वर्ण व्यवस्था को कर्म की जगह जन्म आधारित कर दिया। मैंने आपको ऊपर बताया कि जो वर्ण सिस्टम जो था वो पहले जन्म आधारित था, ना कि, सॉरी, वो पहले कर्म आधारित था ना कि जन्म आधारित, लेकिन बाद में सिस्टम किस पे लागू हो गया, जन्म आधारित। तो जो व्यक्ति जिस जन्म में जन्म लेगा वो उसी वर्ण का कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। देखिए वर्ण का मतलब यहाँ क्लास से नहीं है, वर्ण का जो रियल मीनिंग होता है ना वो रंग होते हैं, कलर होता है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि वर्ण का मीनिंग क्या होता है। तो वर्ण मतलब आप समझते हैं 4 क्लास, नहीं, वर्ण का मीनिंग यहाँ पर कलर से है। अब आप क्वेश्चन करेंगे अगर वर्ण का मीनिंग कलर से है तो यहाँ पर कास्ट वगैरह कुछ चीज़ क्यों जोड़ी गई, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये मैं आपको फिर कभी अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है जातियों का उदय। देखिए दोस्तों, अभी आपने वर्णों के बारे में पढ़ा, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि जाति सिस्टम कैसे उत्पन्न हुआ। देखिए वर्ण 4 थे, ठीक है, वर्ण कितने थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, लेकिन जो जातियाँ थी वो बहुत सारी थी। ठीक है, तो जातियों के बारे में एक तर्क दिया जाता है कि जाति जो थी वो 600 ईसा पूर्व के आसपास हुई, उससे पहले सिर्फ केवल 4 वर्ण होते थे। अब ये हुए कैसे, मैं आपको ये बताता हूँ। इसमें 2 तरह के वो रहे हैं, क्या नाम है, प्रयोग रहे हैं। पहला अनुलोम विवाह, दूसरा प्रतिलोम विवाह। देखिए अनुलोम विवाह क्या होता था, जब कोई अपर वर्ण यानी ब्राह्मण प्लस शूद्र, यानी इसका मतलब है कि अपर वर्ग जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, सॉरी, ब्राह्मण अगर क्षत्रिय या शूद्र की लड़की से शादी करता था, ठीक है, तो उससे जाति बनी, यानी उनको दूषित माना जाता था। ठीक है, जैसे चंडाल, निषाद इत्यादि। प्रतिलोम विवाह क्या होता था, ये तो और भी दूषित माना जाता था। अगर कोई शूद्र कास्ट का या शूद्र वर्ग का व्यक्ति शादी कर रहा है ब्राह्मण, यानी अपने अपर से शादी कर रहा है, तो इसको भी दूषित माना जाता था। तो उनकी जो संतान जो होती थी, जो उनके बच्चे होते थे, उनको निम्न कैटेगरी में ऐड किया जाता था। और ऐसे करते कराते बहुत सारी जाति क्या हो गई, उत्पन्न हुई। और बेसिकली जातियों का एक कॉन्सेप्ट और भी है, एक तो अनुलोम प्रतिलोम विवाह भी है, लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट ज़्यादा मूल्यवान लगता है, वो है कर्म। ठीक है, तो उस समय लोगों का जो कर्म था वो जाति उसी में कन्वर्ट हो गई। जैसे अगर मान लीजिए आप धोबी थे, तो धोबियों का काम क्या था, कपड़े धोना काम था, तो उसकी उसकी उन्होंने एक जाति बना दी। लाहौर कह रहा हूँ, सॉरी, लोहार थे, तो लोहारों का काम क्या था, लोहे वगैरह काम था, मूर्ति बनाना काम था, तो उनकी एक जाति बन गई लाहौर।
ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो व्यक्ति का जो ऑक्यूपेशन जो होता था, बाद में वो उसी जाति में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है चार वर्णों से परे। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चांस है यहाँ पर आने के। देखिए दोस्तों, मैंने अभी तक बताया कि हमारा जो भारतीय समाज जो था वो चार वर्णों में विभाजित था। लेकिन मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बताता हूँ कि भारतीय समाज में सिर्फ चार वर्ण ही नहीं थे या जाति ही नहीं थी, कुछ लोग ऐसे या कुछ कैटेगरी ऐसी भी थी जिनको चार वर्णों से परे रखा जाता था। जैसे मैं बताता हूँ, देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में विविधता के कारण कुछ ऐसे वर्ग भी थे जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए, कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे, ऐसी कास्ट हुआ करते थे जिनको ब्राह्मणों से कोई भी लेना देना नहीं था, ब्राह्मणी ग्रंथों से कोई भी लेना देना नहीं था, क्योंकि उनको इस चार वर्णों में शामिल ही नहीं किया जाता था, क्योंकि वो शूद्रों से भी नीचे माने जाते थे। बेसिक इसमें चार पांच वर्ग है। पहला है निषाद। निषाद कौन होते हैं? जो जंगलों में रहा करते थे। आपने शायद एकलव्य की स्टोरी पढ़ी होगी, बुक में भी है, आप उसको अच्छे से पढ़ लेना। पैसेज के यहाँ पर चांसेस हो जाते हैं, क्वेश्चन तो नहीं आता लेकिन पैसेज यहाँ पर आपका आ सकता है। दूसरा होता है यायावर। यायावर माने होता है घुमक्कड़ जो लोग होते हैं, यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं होता, तो इनको यायावर लोग कहते थे। तीसरा थे मलेच्छ। देखिए, मलेच्छा जो थे वो थे बाहरी लोग, जिन्होंने बाहर के देशों के जो लोग थे, जैसे कुषाण, शक वगैरह, मैंने आपको दूसरे चैप्टर में बताया था, तो उनको मलेच्छ माना गया, यानी नीच जाति का। मलेच्छ का मीनिंग होता है नीच जाति का। और स्वर्णकान, जो सोने चांदी से संबंधित व्यापार करते थे, उनको भी नीच माना जाता था, छोटी जाति का माना जाता था। ये इसलिए क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि सोने चांदी का व्यापार करने वाले नीच कैसे हो सकते हैं, तो इसका सिर्फ कारण इतना है क्योंकि ये इनको लालची माना जाता था। ठीक है, तो ब्राह्मण इनको लालची मानते थे, इसलिए इनको भी इसी कैटेगरी में रखा गया। देखिए, एक बात देखिए, यहाँ पर लिखा है मैंने कि इन सभी वर्गों को अछूत, अछूत माने इनको छूना भी पाप माना जाता था। असभ्य, असभ्य माने यहाँ कोई सिविलाइज नहीं थे, या बर्बर यानी बहुत ज़्यादा खतरनाक या हिंसक माना जाता था। और कुछ को तो वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा जाता था, जैसे चांडाल। दोस्तों, इनमें एक वर्ग ऐसा था जिसकी कंडीशन सबसे ज़्यादा खराब थी, और उस वर्ग का नाम था चांडाल। तो अब यहीं से हमारा अगला क्वेश्चन भी है कि चांडाल कौन थे और उनके कर्तव्य क्या थे। तो दोस्तों, चांडालों की जो हमें जानकारी जो बेसिकली मिलती है वो हमें मिलती है मनुस्मृति से। मनुस्मृति भी एक ब्राह्मणीय ग्रंथ है, भगवान मनु द्वारा लिखा गया। तो चांडाल कौन है, पहले उनको देखते हैं। देखिए, चांडाल वह लोग थे जो शवों को, यानी मरे हुए लोगों को, अंत्येष्टि यानी उनका संस्कार, और मृत पशुओं को छूने वाले को चंडाल कहा जाता था। तो चंडाल वह लोग होते थे या जो किसी मरे व्यक्ति को या मरे पशु को उठाते थे और उनका संस्कार करते थे। ठीक है, तो इन लोगों को चंडाल कहा जाता है बेसिकली। ठीक है, तो मनुस्मृति के अंदर हमें इनका मिलता है कि ये काम क्या करते थे। ठीक है, काम का मतलब इनके कर्तव्य क्या थे। तो कर्तव्य बहुत ज़्यादा बुरे हैं आज के दौर में। अगर आप कल्पना करें ये चीज़ें आपके साथ हो तो मतलब बहुत बुरा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें समझना है कि सोसाइटी पहले थी, आज ऐसा नहीं है। लेकिन मैं फिर भी सच कहूँगा कि आज भी हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिल जाती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। शहरों में नहीं, गाँव में ये चीज़ें हमें देखने को ज़्यादा मिलती है। तो देखते हैं क्या है मनुस्मृति के अनुसार चांडालों के कर्तव्य या ड्यूटी। पहला क्या होता था कि इनको गांव से बाहर रहना पड़ता था, गांव के अंदर इनकी एंट्री नहीं होती थी। फेंके बर्तनों का इस्तेमाल करना, इनका अपना कोई बर्तन नहीं होता था, जो लोग फेंक देते थे इनको वो इस्तेमाल करना पड़ता था। मरे लोगों के वस्त्र पहनना, जो लोग मरे हुए होते थे उनके कपड़े पहनते थे। लोहे के आभूषण पहनना, यानी इनको जो आभूषण नहीं पहन सकते थे, पहनेंगे भी तो लोहे के पहनेंगे। अगर गांव में इनको एंट्री करने किसी वजह से कोई गाय वगैरह मर जाते तो इनको करताल बजाकर, करताल का मतलब यहाँ ताली से, ताली बजाकर आना पड़ता था। कमर में झाड़ू बांधकर, झाड़ू इसलिए बांधना ताकि साथ साथ ही अपने पदचिन्ह भी मिटाते जाए। जैसे जैसे पैर पर वो रखेंगे, सॉरी जमीन पर पैर रखेंगे तो वो पद साफ करते जाए ताकि भूमि पवित्र अपवित्र ना हो जाए। ठीक है, बहुत बुरा है। ठीक है, उसके बाद गले में मटका पहनना। गले में मटका इसलिए पहनते थे क्योंकि ये जमीन पर थूक ना दे, क्योंकि गले में ही थूके, क्योंकि जब अगर ये जमीन पर थूक देंगे तो उससे जमीन अपवित्र हो जाएगी, इनके अकॉर्डिंग, मतलब मनुस्मृति के कर्तव्य के अकॉर्डिंग। ठीक है, राव
को गांव में ना आना, रात को इनकी एंट्री बंद थी और इनको मैंने कहा ना कि इनको अछूत माना जाता था, इनको छूना भी पाप माना जाता था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से इनके चंडालों के कर्तव्य थे, आपको एकेडमिक तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाकी आपका इस पे व्यू क्या है वो आप अलग से देख सकते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद जो बाकी है वो अगली वीडियो में करेंगे। वैसे मैंने वीडियो बहुत लंबी है थोड़ी, आप पूरी देखेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। वो है अब हमारा लास्ट टॉपिक है, ये 2019 के पेपर में आया था, आप चेक कर सकते हैं अच्छे से। इस समय मैंने आपको सब बताया कि विवाह, परिवार, जाति, वर्ण, कास्ट, ये सब चीज़ें क्या होती थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस समय मेल और फीमेल के, स्त्री और पुरुष के प्रॉपर्टी राइट क्या हुआ करते थे, ठीक है। तो इसकी जानकारी भी हमें मनुस्मृति से मिलती है, ठीक है। अब मनुस्मृति इसके बारे में क्या कहते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि पुरुष धन क्या होता है। देखिए, पिता की मृत्यु के बाद, यानी जब पिता की मृत्यु हो जाती है, पिता के संसाधनों पर बेटों का समान अधिकार होता है। मैंने आपको बताया कि बेटों का तो समान अधिकार होता है, लेकिन जो बड़ा बेटा होता है तो बड़े बेटों को यहाँ पर कुछ स्पेशल राइट दिए जाते हैं। अब आता है स्त्री धन। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर महिलाओं के लिए किसी भी टाइप का कोई राइट नहीं होता, लेकिन फिर भी महिलाओं का भी एक धन होता था, जैसे कहते थे स्त्री धन। स्त्रियों को विवाह के समय मिली भेंट, यानी शादी के दौरान जब उसे कोई गिफ्ट वगैरह मिलता था, केवल वही कहलाता था स्त्री धन। उसके अलावा वो कोई और सोर्स नहीं था जिससे वो इकट्ठा कर सके। तो अब स्त्री धन और पुरुष धन के बारे में हमें अच्छी से जानकारी मिलती है मनुस्मृति के अंदर। अब मनुस्मृति क्या कहती है, कि कहते हैं कि पुरुष जो है वो 7 तरीके से अपनी संपत्ति को अर्जित कर सकते हैं। अर्जित का मतलब प्राप्त कर सकते हैं। पहला विरासत में, विरासत मतलब उसके पापा से। दूसरा खोज करके, यानी वो खुद ढूंढ सकते हैं। विजित करके, यानी दूसरे प्रदेश को जीत कर, जैसे राजा किया करते थे। निवेश करके, व्यापार के अंदर। कार्य करके, भेंट के द्वारा, जब से कहीं से गिफ्ट मिलता है। और खरीद कर। तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि पुरुषों के यहाँ पर विभिन्न विभिन्न क्या है तरीके हैं संपत्ति को प्राप्त करने का। तो पुरुषों के यहाँ पर 7 तरीके। अब बात आती है महिलाओं की, यानी स्त्रियों की। तो स्त्रियों के यहाँ पर 6 तरीके हैं, ठीक है। लेकिन आपको अगर सारे पॉइंट पढ़ेंगे ना तो लगभग आपको सेम ही लगेगा, थोड़ा बहुत अलग है लेकिन लगभग सेम ही है। तो पहला जो है विवाह के समय मिली भेंट, यानी स्त्री का धन क्या होता है जो उसको शादी के दौरान मिलता है। फिर वधुगमन के समय मिली भेंट, यानी जब वो चली जाती है शादी के बाद तो उसके समय मिली भेंट। प्यार से मिली भेंट, प्यार से मिली भेंट का मतलब होता है कि माँ बाप ने इन फ्यूचर कभी उसको कोई गिफ्ट दिया। माता पिता द्वारा मिली भेंट, या दोस्त भी दे सकते हैं गिफ्ट। अनुरागी पति से मिली भेंट, अनुरागी पति मतलब जब शादी हो जाती है तो उसका पति उसे कुछ गिफ्ट करेगा तो वो भी स्त्री धन कहलाता था। और भविष्य में मिली भेंट। अच्छा, आप यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर सिर्फ स्त्री की जो धन है वो भेंट पर निर्भर है, यानी गिफ्ट पर निर्भर है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो कहीं से प्राप्त कर ले या काम कर सके, क्योंकि ऐसा राइट उस समय महिलाओं को नहीं होता था, ठीक है। नीचे कुछ 2 पॉइंट है, उनको भी देख लीजिए। स्त्रियां पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती थी। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि जो महिलाएं होती थी वो पिता की संपत्ति में कोई भी राइट उनका नहीं था। स्त्रियां गुप्त संचय नहीं कर सकती थी। गुप्त संचय आप समझते होंगे, यानी स्त्रियां पति से कोई भी पैसा छुपा नहीं सकती थी। अगर वो छुपाएंगी तो उसको गलत माना जाता था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो लंबी है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस पर कमेंट ज़रूर करना और मुझे बताना ये वीडियो कैसी लगी आपको। और यहाँ पर अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा होगा तो आपको एकेडमिक भी और कहानी रूप में भी समझ आया होगा कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ, 2017 और 19 में यहाँ से क्वेश्चन 8 मार्क्स का आ चुका है। और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे मैंने यहाँ भी आपको बताया भी, और कुछ क्वेश्चन है जो हम अगली वीडियो में अपनी कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए प्रॉपर हिंदी या इंग्लिश मीडियम में, वो बच्चे मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मेरा नोट्स के अंदर पहले से शामिल है, ठीक है। आज के लिए इतने, धन्यवाद। जय हिंद।